प्रिय छात्रों छात्राओं, आज हम कविराज राजशेखर कृत काव्य मीमांसा ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। कविराज राजशेखर के विषय में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर उसके बाद ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। सबको मालूम है कि कविराज राजशेखर काव्य शास्त्रीय परंपरा के महान आचार्य हुए। भामह, रुद्रट, अभिनवगुप्त आदि के माध्यम से आगे बढ़ी हुई जो परंपरा है, उसकी अत्यंत शीर्षस्थ आचार्य के रूप में कविराज राजशेखर का नाम लिया जाता है। पूर्ववर्ती बहुत सारे, चाहे वे कवि हों या चाहे आलंकारिक आचार्य हों, बहुतों के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है, बहुत कुछ खो सा गया, अतीत के गर्भ में छुप गया। किंतु कविराज राजशेखर ने अपने बारे में, अपने कुल के बारे में, अपनी वैदुषी परंपरा के बारे में बहुत कुछ प्रासंगिक रूप से बता दिया है। इस वजह से उनका सब कुछ खोया खोया सा नहीं है, बहुत कुछ स्पष्ट है। चूंकि 1100 वर्ष पहले की बात है तो बहुत सारी चीजें कालखंड में खोनी स्वाभाविक है, लेकिन जितनी मुख्य चीजें हैं, मुख्य जानकारियां हैं, वो सब रचनाकार ने खुद ही उपलब्ध करा दी हैं। वो चीजें आज हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहली बात तो यह आती है, जब भी किसी आचार्य की चर्चा करते हैं, वे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ उत्पन्न हुए, इसके बारे में भी आचार्य ने प्रासंगिक रूप से बता दिया। वे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, क्योंकि अपने दादा का परिचय जब देते हैं तो वहां महाराष्ट्र शिरोमणि के रूप में वे उन्हें बताते हैं। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र के थे, यह बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात कि उनके कुल के जो बड़े बुजुर्ग हुए, उनके नाम का भी उल्लेख अलग अलग स्थानों पर मिल जाता है। कहते हैं कि इनके पिताजी का नाम दरदुरिक था और माता का नाम शीलवती था। पिताजी के बारे में ज्यादा वर्णन तो इन्होंने नहीं किया है, उल्लेख भर होता है, किंतु अपने पितामह प्रपितामह के विषय में खूब चर्चा इन्होंने की है। इसका मतलब है कि इनके कुल के जो पूर्व पुरुष थे, वे बड़े ही यशस्वी हुए। अकाल जलद, तरल आदि आदि अनेक बड़े बड़े आचार्य इनके कुल के माने जाते हैं। अकाल जलद का बड़ा प्रासंगिक रूप से वर्णन भी आया है। विद्धशाल भंजिका में उन्होंने लिखा है कि तथा तद काल जलद प्रणतुस्तस्य गुणगणः किमिति न वर्ण्यते। तो यहां पर अपने आप को उनका नाती कहने के लिए बताया है कि मैं उनका नाती हूं, अर्थात अपने पूर्व पुरुष के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है अकाल जलद नाम लेकर के। और इससे स्पष्ट होता है कि अकाल जलद अपने युग के बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति थे, हुए उस कालखंड में, अपने समय में। तो ये बात सिद्ध होती है। इसी तरह से जैसे महाराष्ट्र के थे, उसका वर्णन भी बाल रामायण जो उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने बाल रामायण में भी प्रासंगिक रूप से बता दिया है। एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि तदा मुष्यायणस्य महाराष्ट्र चूड़ामणेर अकाल जलदस्य। अकाल जलद जो उनके जो परदादा हुए, दादा हुए, तो उनको अकाल जलद का नाम लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र चूड़ामणि कहा, अर्थात महाराष्ट्र में उनकी अपार प्रतिष्ठा थी उस कालखंड में जब वो हुए। तो कहा उनके चतुर्थो दौदुरिकी ही, हाँ, उनके जो चतुर्थ पुत्र के रूप में दौदुरिक हुए, शीलवती सूनुरुपाध्याय, शीलवती उनकी पत्नी का नाम जो दौदुरिक हैं, और उनके पुत्र उपाध्याय, उपाध्याय इनकी उपाधि रही होगी, उपाध्याय लिखते रहे होंगे, श्री राजशेखर इत्यपर्याप्तम बहुमानेना। इस प्रकार से राजशेखर का जो वर्णन है, राजशेखर अपना परिचय देते हुए अपने माता पिता दादा इन लोगों का उल्लेख करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी जानकारी है। तो अतीत में सब कुछ खोया नहीं है, इतना उन्होंने स्पष्ट किया।
अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सबका वर्णन, माता पिता का वर्णन लोग करते हैं, पत्नी का वर्णन अमूमन नहीं होता है। अक्सर देखा जाता है रचनाकार अपनी पत्नी के बारे में कम लिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी का भी वर्णन किया है और स्पष्ट बताया कि बहुत अच्छी विदुषी थी। अवंती सुंदरी नाम था। अवंती सुंदरी उनकी पत्नी का नाम था। अवंती सुंदरी का जो वैदुष्य था बड़ा ही निर्मल वैदुष्य था। और इसका प्रसंग आता है, चौहान कुल की क्षत्राणी थी, क्षत्रिय कन्या थी। खुद तो उपाध्याय लिखते हैं, इसका मतलब ब्राह्मण कुल के थे, और उन्होंने एक क्षत्रिय कन्या से विवाह किया, क्षत्राणी से विवाह किया, और उनका नाम था अवंती सुंदरी। कर्पूर मंजरी जो सट्टक है प्राकृत में लिखा हुआ, उस ग्रंथ को लिखते हुए उन्होंने उल्लेख किया और यह भी बताया कि कर्पूर मंजरी का जो अभिनय हुआ है, उसकी जो प्रस्तुति हुई है, वह अवंती सुंदरी के माध्यम से हुई। अवंती सुंदरी ने ही यह पूरा प्रकल्प किया है, पूरा का पूरा उसका जो स्वरूप रचा कि कैसे उसकी प्रस्तुति हो, नाट्य रूपांतरण किस प्रकार से किया जाए, उसकी प्रस्तुति कैसे हो। तो यह उल्लेख करते हैं कर्पूर मंजरी में। उन्होंने लिखा कि चाहुमान कुल मौली मालिका राजशेखर कविंद्र गेहिनी। राजशेखर कविंद्र गेहिनी, कितने सुंदर ढंग से कहा कि राजशेखर जो कविराज हैं उनकी पत्नी है। कौन? अवंती सुंदरी। फिर कह दिया कि चाहुमान कुल मौली मालिका, कहा कि चाहुमान चौहान, चौहान को चाहुमान लिखा है तो चौहान कुल की वो थी, यह बात भी बता दी गई। कहा कि भरतु कृतिमवंती सुंदरी सा प्रयुक्तुमेवेच्छति, कि वह अवंती सुंदरी अपने पति की कृति, भरतु कृति, कि जो उनके पति राजशेखर हैं उनकी रचना कर्पूर मंजरी का प्रयोग करना चाहती है, अर्थात उसकी प्रस्तुति करवा रही हैं, जनता के बीच उसे उपस्थित कर रही हैं ताकि लोग उसका नाट्य रूपांतरण देखें कि कैसे उसकी प्रस्तुति हो रही है। क्योंकि बहुत जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालती माधवम है या उत्तर रामचरितम है, इन सब का मंच पर उपस्थापन होता है ना, मंच पर प्रस्तुत किया जाता है ना, उसी तरह से कर्पूर मंजरी का मंच पर उपस्थापन अवंती सुंदरी जी के माध्यम से हुआ। यह अपने आप में बहुत अद्भुत सी बात है और इससे पता चलता है कि उनकी समझ कैसी थी, उनका ज्ञान कैसा था, उनका वैदुष्य कैसा था। तो यह बहुत अच्छी जानकारी खुद कविराज राजशेखर ने दी है। यह अपने आप में बहुत अद्भुत सी बात है। इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं। उनके नाम के साथ साथ यायावरीय शब्द भी एक जुड़ा हुआ है। आगे जब हम चर्चा करेंगे, काव्य मीमांसा पढ़ेंगे, आगे अध्यायों में चलेंगे, तो वहां इति यायावरीय है ऐसा करके अनेक स्थलों पर प्राप्त होगा। कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण कुल में यायावरीय, शालीय, इस प्रकार की जो स्वभाव के अनुसार ये सारी जो उपाधियां हुआ करती थी, तो इनके लिए यायावरीय अर्थात यायावर कुल भी हो सकता है, यायावर कुल भी हो सकता है। और दूसरा, इस आधार पर भी इन्होंने अपने को यायावर कहा, संभव है कि ये निरंतर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हों, और काव्य मीमांसा पढ़ने से यह पता तो चलता है कि ये घुमक्कड़ प्रकृति के थे। पूरे देश भर को घूम करके इन्होंने वाङ्मय की रचना की है और इसके अनेक स्थलों पर उल्लेख आता है। एक बड़ा सुंदर पद्य आता है क्षेमेंद्र कवि का, औचित्य विचार चर्चा में उन्होंने राजशेखर के बारे में बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर पद्य है, और उसमें बताया कि कैसे कैसे कहां कहां यात्रा करके और घूमते घूमते हर जगह के प्रभाव को लेकर के कैसे वाराणसी पहुंच रहे। तो बहुत सुंदर पद्य है। लिखते हैं कि कर्णाटी दशनांकितः श्रित महाराष्ट्री कटाक्षक्षतः प्रौढ़ांद्री स्तन पीड़ितः प्रणयिनी भ्रूभंग वित्रासितः लाटी बाहु विचेष्टितश्च मलय स्त्री तर्जनी तर्जितः सोयम संप्रति राजशेखर कविर वाराणसी गच्छति। कहा कि यहां घूम करके आए हुए जो राजशेखर कवि हैं, अलग अलग प्रभाव को पाए हुए जो राजशेखर कवि हैं, कहीं कर्नाटक में अर्थात कर्नाटक वाला जो इलाका है उधर, महाराष्ट्र, आंध्र, लाट,
मलय, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है सबको घूम करके आया हुआ वो राजशेखर कवि अब वाराणसी की ओर जा रहा है, बनारस पहुंच रहे। तो इस प्रकार का वर्णन पा करके लगता है जैसे कि निश्चित रूप से कविराज राजशेखर यायावर प्रकृति के थे, घुमक्कड़ प्रकृति के थे। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है ना कि भ्रमण जो है ज्ञान का सबसे बढ़िया माध्यम है। भ्रमण करके जो ज्ञान पा सकते हो वह ज्ञान बैठकर किताब पढ़ने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जो भ्रमण करके पाया हुआ ज्ञान है वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे अच्छा होता है। केवल श्रुति परंपरा से सुना हुआ जो ज्ञान है और देखा हुआ प्रयोग किया हुआ ज्ञान है, इसमें बड़ा अंतर होता है। तो इनका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल देखा परखा आजमाया हुआ व्यक्तित्व है कि इन्होंने पूरे के पूरे वाङ्मय को संपूर्ण भारतवर्ष के परिदृश्य में उन्होंने देखा है, समझा है, उनको जिया है। और इसके प्रयोग हमें महसूस होंगे जब हम आगे चर्चा करेंगे, तो पाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा वाङ्मय समेट करके रख दिया। पूरी की पूरी भौगोलिक स्थिति को साहित्य के माध्यम से कैसे काव्य पुरुष और साहित्य विद्या वधु के माध्यम से उन्होंने बांधा है, इसकी चर्चा हम प्रासंगिक रूप से अध्याय में करेंगे। इस प्रकार से ये सारी की सारी चीजें हैं। उनके समय के बारे में कहा जाता है कि वे कन्नौज के राजा जो महेंद्रपाल थे वे उनके शिष्य होते थे, शिष्य थे, ऐसा उल्लेख आता है। उन्होंने लिखा है बाल रामायण में एक पद्य दिया, कहा कि आपन नार्ति हरः पराक्रम धनः सौजन्यवारांग निधि त्यागी सत्य सुधा प्रवाह शशभृत कांतः कवीनाम गुरु वर्ण्यं वा गुण रत्न रोहण गिरेः किम तस्य साक्षादसौ देवो यस्य महेंद्रपाल नृपति शिष्यो रघुग्रामणी। तब महेंद्रपाल जो राजा थे वो उनके लिए शिष्य की तरह थे। तो राजा महेंद्रपाल के समय के अनुसार इनका स्वाभाविक रूप से समय निर्धारित होता है। वो कन्नौज के राजा थे, कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता है। वर्तमान समय में उसे हम कन्नौज के रूप में जानते हैं, उत्तर प्रदेश में है वह। वहां पर जो कानपुर है एक स्थान, कानपुर के पास ही कन्नौज, बहुत सुंदर जगह है। वहां पर इत्र का व्यवसाय खूब होता है। वहां पर बाजार एक है, उसका नाम है मकरंद नगर। मकरंद, सोचो खुशबू, कहते हैं ना सुमनो रजह परागः सुमनो रसः मकरंदः। जो फूल का जो रस है अर्थात जो सुगंधी है उसी का बाजार है। उधर से निकल जाओ तो खुशबू से भर जाओ, तरह तरह की सारी चीजें वहां तुम्हें इत्र तरह तरह के वहां पर मिलेंगे। कहीं मिट्टी की खुशबू तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, कहीं गुलाब का इत्र मिलेगा, कहीं तुम्हें कमल का इत्र मिलेगा, तरह तरह से जैसा तुमने सोचा नहीं होगा ऐसी ऐसी सारी चीजें वहां मिलेंगी। मैंने वहां जाकर के देखा है और यह अनुभव सिद्ध बात कह रहा हूं। बहुत अद्भुत स्थान है। तो कान्यकुब्ज वैदुष्य की परंपरा राजाओं के माध्यम से कैसे आगे होती रही वह वहां पर देखने को मिलती है। समय बदला है, सब कुछ बदल गया, लेकिन प्राचीन बहुत सारी चीजें आज भी वहां देखने को मिलती हैं। वहां का एक शिव मंदिर बड़ा विलक्षण है, जहां के जो शिवलिंग हैं वो शिवलिंग अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है, वह भी दर्शन के योग्य हैं। और कहते हैं श्री हर्ष महाकवि भी कान्यकुब्ज से संबद्ध रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे रचनाकार वहां से जुड़े हुए रहे हैं। उस राजकुल में विद्या का पोषण होता रहा है। तो यहां भी उन्होंने राजा महेंद्रपाल की बात की है। ये सारी बातें यहां आती हैं। इस प्रसंग को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं कि अवंती सुंदरी की वैदुषी का भी प्रसंग, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो शास्त्र कला है, उसके बारे में भी संकेत काव्य मीमांसा में इन्होंने दिया है। एक स्थान ऐसा आया है कि जहां पर पाक शब्द को लेकर के, अलग अलग प्रकार के पाक होते हैं जिसकी चर्चा फिर करेंगे प्रासंगिक रूप से, तो उन पाक के संदर्भ में यहां पर एक बात आई है जहां अवंती सुंदरी अपना मत प्रस्तुत करती है और उसका उल्लेख यहां आया, इयम शक्ति न पुनः पाक इत्यवंती सुंदरी।
काव्य मीमांसा में उन्होंने अवंती सुंदरी का उल्लेख करते हुए कहा कि पाक के विषय में यह मत है उनका, अवंती सुंदरी का। तो इससे पता चलता है कि शास्त्रार्थ पद्धति में, शास्त्रार्थ व्यवस्था में अवंती सुंदरी का योगदान बढ़ा चढ़ा था। वो हाथ बटाती थी, वैदुषी परंपरा को आगे बढ़ाने में, विद्या को जीती थी। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें अपने आप को स्थापित करती हैं कि उस युग में एक लोक विश्रुत महिला के रूप में, एक प्रतिष्ठा प्राप्त महिला के रूप में अवंती सुंदरी का नाम लिया जाता है। और भी कई महिलाओं का उल्लेख उन्होंने किया है, लेकिन प्रासंगिक रूप से उन्होंने अलग अलग प्रकार के उल्लेख किए हैं। और जो अनेक रचनाकार हुई हैं संस्कृत के, उनके भी उल्लेख किए हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे के प्रसंग में बात करेंगे। यहाँ पर उसका उल्लेख उचित नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चर्चा और भी जब हम करते हैं तो देखते हैं कि शार्दूल विक्रीडित जो छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद में कविराज राजशेखर बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसके प्रयोग में। जैसे महाकवि कालिदास को कहते हैं कि मंदाक्रांता छंद रचने में महाकवि कालिदास का कोई जोड़ नहीं है, ऐसे ही शार्दूल विक्रीडित रचने में कविराज राजशेखर का कोई जोड़ नहीं है। जैसे शिखरिणी है, शंकराचार्य की शिखरिणी के बराबर कोई शिखरिणी नहीं जचती, इतनी विलक्षण शिखरिणी उन्होंने लिखी। शिखरिणी में पंडितराज जगन्नाथ ने भी बहुत सुंदर शिखरिणी लिखी। इसी तरह से कविराज राजशेखर ने शार्दूल विक्रीडित छंद में खूब सुंदर प्रयोग किए हैं। और एक स्थान पर उल्लेख आया है कि शार्दूल क्रीडितैरेव प्रख्यातो राजशेखर शिखरीव परम वक्रैः सोल्लेखैरुच्च शेखर। ये राजशेखर जो है इस प्रयोग में उच्च शेखर के रूप में है, अर्थात शीर्ष पर विराजमान रहने वाले कवि हैं। ऐसे रचनाकार हुए। कविराज राजशेखर संस्कृत में तो लिखते ही थे, प्राकृत में भी, पैशाची में भी, अपभ्रंश में भी, इन 4 भाषाओं में अपनी वैदुषी को, अपने कवित्व को उन्होंने प्रदर्शित किया है। और इस पर तरह तरह के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। बाल रामायण है, बाल भारत है, कर्पूर मंजरी सट्टक के रूप में है, काव्य मीमांसा जो आलंकारिक ग्रंथ के रूप में है, एक हर विलास नाम का महाकाव्य भी चर्चा में आता है कि कविराज राजशेखर ने लिखा है, लेकिन इस काव्य का संपूर्ण रूप अब उपलब्ध नहीं है। कहते हैं कि उनके पद्य छिटपुट रूप में मिलते हैं, उल्लिखित मिलते हैं, जो अन्य लोगों ने उद्धरण दिए हैं इनके नाम से। तो जो प्रचलित रह गए बस उतने ही रह गए कालखंड में। वे जो मूल ग्रंथ के रूप में वह संपूर्ण महाकाव्य रहा होगा हर विजय, वह खो गया, वह आज नहीं है। और उनके जो फुटकर पद्य है उनसे ही लगता है कि इनका कवित्व कितना विलक्षण है। वैसे भी कविराज उपाधि जो है, काव्य मीमांसाकार ने कविराज उपाधि को महाकवि की उपाधि से भी श्रेष्ठ माना है। इसका मतलब कि इनका कवित्व अत्यंत उच्च श्रेणी का रहा। और इनके कवित्व को बताते हुए कृपाशंकर शर्मा जी ने बहुत सुंदर एक पद्य लिखा, उसे सुनकर के आनंद आएगा। उन्होंने लिखा कि श्रोतुम श्रोत्र रसायनम रचयितुम वाचः सताम सम्मता व्युत्पत्तिम परमामवाप्तुमवधिम लब्धुम रसस्रोतसः भोक्तुम स्वादु फलम च जीवनतरोर यद्यस्ति ते कौतुकम तद्भ्रातः शृणु राजशेखर कवेः सूक्ति सुधा सिंधिनी। अगर यह सब पाना चाहते हो कि कान को रसायन प्राप्त हो, श्रोत्र रसायन अगर पाना चाहते हो, अगर वाणी को कुछ अच्छी चीज प्राप्त कराना चाहते हो, इतना ही नहीं, अगर व्युत्पत्ति आदि के स्वरूप को जानना चाहते हो, उसमें विलक्षणता देखना चाहते हो, साथ ही साथ रस का वास्तविक रस आनंद, तो उसका वास्तविक स्रोत अगर देखना चाहते हो, तो हे बंधु आपको राजशेखर कवि के पास जाना पड़ेगा। कहा इतना ही नहीं, अगर आप जीवन रूपी वृक्ष के स्वादिष्ट फल को चखना चाहते हैं, जीवन रूपी वृक्ष, जीवन तरोह, जीवन रूपी वृक्ष के स्वादिष्ट फल को अगर आप चखना चाहते हैं, तो आप राजशेखर महाकवि, राजशेखर कविराज की सूक्तियों के पास जाइए। इसीलिए कहा कि तद्भ्रातः, इसलिए हे बंधु
श्रृणु राजशेखर कवेह सूक्ति ही सुधा सिंधिनी। अमृत बरसाने वाली जो सूक्तियां हैं उनकी, उन सूक्तियों की ओर आप जाएं, उन सूक्तियों को सुने, उनका अवगाहन करें, उनके सानिध्य को प्राप्त करें। तो यह उनकी जो वैदुषी है, उनकी जो विलक्षणता है, उनके काव्य का जो उच्च स्थान है, उसको बताता है कि वे किस श्रेणी के कवि थे, कैसी उच्चता उनके काव्य को प्राप्त थी। तो इस बात को यहाँ पर कहते हुए इन्होंने कहा है। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ कविराज राजशेखर, यायावर राजशेखर का उल्लेख मिलता है। बहुत सारे रचनाकारों ने इस बारे में चर्चा की है, उस पर बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल अब हम काव्य मीमांसा की ओर बढ़ते हैं। यह जो काव्य मीमांसा ग्रंथ है, काव्य मीमांसा ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ है, लेकिन दुख का विषय यह है कि यह काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ संपूर्ण रूप में आज उपलब्ध नहीं है। वह 18 अधिकरणों में था, जिसमें मात्र एक अधिकरण के 18 अध्याय ही उपलब्ध हैं, बाकी 17 के 17 खो गए। तो यह अपने आप में साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। और यह ग्रंथ अपूर्ण रह गया, मतलब इसका संकेत मिलता है, क्योंकि औपनिषदिक आदि अध्याय में चर्चा करने का प्रसंग वो जो कहते हैं, तो वहां यह लगता है कि आगे और भी कुछ है, इससे यह पता चलता है, लेकिन आगे वाली चीजें मिली नहीं। अब यह भी हो सकता है, इसके दो मार्ग हो सकते हैं चिंतन के, कि हो सकता है कि अपनी उम्र के उस पड़ाव पर होंगे कविराज राजशेखर, जहां लिख तो रहे होंगे, उन्होंने इतना काम किया होगा, उन्होंने एक खाका तो खींच लिया होगा कि हमें ऐसा ग्रंथ लिखना है, इन इन अध्यायों में लिखना है, इन इन अधिकरणों में लिखना है। लेकिन यह भी संभव है कि पूर्ण होने से पहले ही उनका शरीर शांत हो गया हो, यह भी बात मानी जा सकती है। जैसे कादंबरी के रचयिता महाकवि बाण भट्ट के साथ हुआ। आधी कादंबरी जो पूर्व भाग है वह उन्होंने लिखी, और बाद वाले भाग को अपनी अशक्तता देख करके उन्होंने अपने पुत्र के जिम्मे, पुलिंद भट्ट के जिम्मे सौंपा, और बाद में वह ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो संभव है, जीवन मृत्यु को कोई नहीं जानता, तो यह संभव है कि पूर्ण न होने के पीछे यह भी कारण रहा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब उपलब्ध हैं, तो इतना कुछ होने के बावजूद अगर कुछ अनुपलब्ध हो गया, तो इसके पीछे यह भी एक बात स्वीकार करने के योग्य है। लेकिन जितना भी हमारे पास उपलब्ध है, वह अपने आप में नायाब है, वह अपने आप में साहित्य जगत के लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि काव्य मीमांसा नाम का ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ करके देखो तो बहुत सी टूटी हुई कड़ियां जुड़ती सी मालूम होती है। कई प्रसंग ऐसे आते हैं जहां लगता है कि इसका उल्लेख कहीं है ही नहीं, इसका मतलब कितना घूम घूम करके उन्होंने सारे तथ्य जुटाए होंगे, सबकी कड़ी जोड़ी होगी, लेकिन काल को वह मंजूर नहीं था, तो सब कुछ बचा नहीं रह सका। लेकिन जो बचा रह गया, समय के झंझावात के बावजूद, वह हमारे लिए अनमोल निधि है। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और अब हम काव्य मीमांसा के कवि रहस्य वाला जो प्रसंग है, कवि रहस्य का जो प्रथम अध्याय है, उस प्रथम अध्याय में आगे बढ़ते हैं। और वह प्रथम अध्याय शास्त्र संग्रह के रूप में है। अब यहां कहते हैं आगे कि अथातः काव्यम मीमांसिष्यामहे, कि अब हम यहां काव्य की मीमांसा करेंगे। कवि रहस्य नाम का प्रसंग है, तो स्वाभाविक है काव्य की ही मीमांसा होगी, काव्य के विषय में ही सारी बातें होंगी। कहा कि यथोपदिदेश श्रीकंठः परमेष्ठि वैकुंठादिभ्यः चतुष्षष्टये शिष्येभ्यः। कहा कि हम जो प्रसंग अभी आगे बढ़ाएंगे, वह काव्य का प्रसंग मेरी बात नहीं है, बल्कि वह परंपरा से निकल करके आई हुई चीज है। कहा कि सबसे पहले उसका उपदेश किसने किया, तो भगवान श्रीकंठ अर्थात भगवान शिव ने। तो भगवान शिव ने किसको दिया, कहा कि परमेष्ठि ब्रह्मा जी को, और वैकुंठ, वैकुंठनाथ कौन है, भगवान विष्णु।
तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी वह ज्ञान शिव जी से प्राप्त हुआ। जो कवि रहस्य है वह बताने जा रहे आचार्य, वह ज्ञान बताने जा रहे जिसे पहली पहली बार भगवान शिव के माध्यम से ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ उनके माध्यम से 64 शिष्यों को प्राप्त हुआ। कहा चतुष्षष्ट ये शिष्येभ्यः, कि 64 शिष्यों को वह विद्या प्राप्त हुई, वह ज्ञान मिला। कहा सोपि भगवान स्वयंभू इच्छा जन्मभ्यः स्वान्ते वासिभ्यः, और उन्होंने भी इच्छा जन्म अर्थात इच्छा से अपना शरीर धारण करने वाले, जो अपने जो अंतेवासी अपने पास रहने वाले हैं, उन सबको उन्होंने यह ज्ञान दिया। तो जो इच्छा के अनुसार अर्थात अपनी इच्छा से जो उनके आसपास जो मानस पुत्र है वही तो इच्छा से जन्म ग्रहण करते हैं। अर्थात हुआ कि इसे ज्ञान देना है, ऐसी संतान उत्पन्न की गई, औरस पुत्र जिसे कहा जाता है, मानस पुत्र के रूप में। तो इस प्रकार से जो मानस पुत्र मरीच आदि हुए, उनको ये सारा का सारा ज्ञान प्रदान किया गया। कहा तेषु, तो जो 64 शिष्य थे, कहा उनमें, तेषु उनमें सारस्वतेयो वृंदीय सामपि वंद्यः काव्य पुरुष आसीत। कहा कि उन शिष्यों में सारस्वतेय अर्थात साक्षात सरस्वती के पुत्र के रूप में, सरस्वती की संतान को सारस्वतेय कहते हैं ना, तो सरस्वती की संतान जो है वह काव्य पुरुष के रूप में था। तो सारस्वतेयो वृंदीय सामपि वंद्यः, कहा देवताओं में भी वह आदरणीय था, तो उनको वह काव्य पुरुष था, काव्य पुरुषः आसीत। तो उन शिष्यों में एक शिष्य काव्य पुरुष के रूप में था, जिनका सम्मान देवलोक में भी था। ठीक, बात स्पष्ट हो रही। कहानी अब धीरे 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 आगे बढ़ रही। कहा तम च सर्व समय विदम दिव्येन चक्षुषा भविष्यदर्थ दर्शिनम भूर्भुवः स्वस्त्रतय वर्तिनीषु प्रजासु हित काम्यया प्रजापति काव्य विद्या प्रवर्तनार्थम प्रायुक्त। कहा कि उस काव्य पुरुष को, तम काव्य पुरुषम, उस काव्य पुरुष को, वो कैसे थे? जो सर्व समय विद थे, अर्थात सब कुछ जानने वाले, सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ थे, सभी सिद्धांतों के आचार्य थे, मर्मज्ञ थे, वेदता थे। तो उस काव्य पुरुष को परमेष्ठी ने अर्थात परमात्मा ने क्या किया? प्रायुक्त, नियुक्त किया। किस काम में? तो कहा काव्य विद्या प्रवर्तनार्थम, काव्य विद्या के प्रचार के लिए प्रचारक नियुक्त किया उनको। आज के समय में व्यवस्था, उस समय और आज के समय की व्यवस्था में अलग अंतर है। तो प्राचीन काल में जो विद्या का प्रचार होता था, घूम घूम करके ज्ञानवान बनाया जाता था लोगों को, क्योंकि सब लोग एक जगह पर आए यह संभव नहीं होता था। लेकिन कुछ आचार्य ऐसे होते थे जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के घूम घूम करके हर जगह लोगों को शिक्षा दे आते थे, तो इससे समाज अच्छा हो जाता था। तो अब उस पीढ़ी, उस परंपरा को बताते हुए कहते हैं कि काव्य विद्या के प्रचार के लिए उस परम पुरुष ने, परमेष्ठी ने इन शिष्यों में काव्य पुरुष को, जो सर्व सिद्धांत के वेदता थे, उनको नियुक्त किया प्रचार करने के लिए। कहा कि और कैसे थे वो? तो दिव्येन चक्षुषा भविष्यदर्थ दर्शिनम, अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य चक्षु से भविष्य के अर्थ को देख लेने वाले थे। अब स्वयं साक्षात सरस्वती के संतान के रूप में थे काव्य पुरुष, तो भविष्य के अर्थ को देखने की सामर्थ्य उनमें थी, तो उनको नियुक्त किया। कहा और कैसे? तो भूर्भुवः स्वस्त्रतय वर्तनीषु प्रजासु, किनको शिक्षित करना था, किनमें प्रचार करना था? तो भूलोक में, भूवलोक में और स्वर्गलोक में, अर्थात धरती पर भी, अंतरिक्ष में भी, स्वर्ग में भी, हर तरफ विद्या का प्रचार करना, काव्य विद्या का प्रचार करने का दायित्व काव्य पुरुष को सौंपा गया। समझ में आ रही बात? तो वहां की प्रजाओं को काव्य विद्या में
प्रवीण बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए उन्हें यह काम दिया गया। कहा हित काम्यया प्रजापति ही, किसने सौंपा ये काम? तो प्रजापति ने, प्रजापति ही प्रायुंक्त, प्रजापति ने उनकी नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? तम काव्य पुरुषम प्रायुक्त, उस काव्य पुरुष को नियुक्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बात यहां बताई गई। फिर कहा कि सह अष्टादशाधिकरणीम दिव्येभ्यः काव्य विद्या स्नातकेभ्यः सप्रपंचम प्रोवाच। उस काव्य पुरुष ने 18 अधिकरणों में जो दिव्य विद्या है, उस विद्या को काव्य विद्या के जो स्नातक लोग थे, काव्य विद्या में जो योग्य थे, काव्य विद्या में स्नातक शब्द जो बना है ना, अर्थात स्नातक की डिग्री जो आज चल रही है, वो प्राचीन समय से भी स्नातक शब्द आ रहा है। तो स्नातक का मतलब यह हुआ नहाया हुआ, अर्थात जो विद्या में बिल्कुल स्नान किया हुआ है। आज की तरह नहीं कि बीए की केवल डिग्री हो गई, स्नातक हो गए, आता जाता कुछ नहीं। लेकिन पुराने जमाने में स्नातक का मतलब है कि उस विद्या में बहुत योग्य हो गया है, बहुत अच्छा है, किसी विषय पर वो चर्चा करने के योग्य है। और परास्नातक अगर हो गया, आचार्य हो गया, तब तो खैर उसमें कुछ कहने ही नहीं। लेकिन आज के समय में वह परंपरा थोड़ी सी घटी है, उस परंपरा का क्षरण हुआ है। आज डिग्री को केंद्र में ले लिया गया, ज्ञान को केंद्र में नहीं रखा गया, यह थोड़ा सा दोष उत्पन्न हुआ है। लेकिन प्राचीन परंपरा ऐसी नहीं थी। तो कहा कि जो काव्य विद्या में स्नात जो दिव्य लोग थे, तो उनको सप्रपंचम प्रोवाच, तो उनके लिए विस्तार पूर्वक इन्होंने, इस काव्य पुरुष ने उस काव्य विद्या के रहस्य को बताया। कहा तत्र कवि रहस्यम सहस्राक्ष समाम्नासीत। कहा कि कवि रहस्य किसको बताया? तो सहस्राक्ष नाम के शिष्य को बताया, सहस्राक्ष। फिर कहा औक्तिकम उक्ति गर्भः, औक्तिक जो है उक्ति आदि उक्ति सिद्धांत, उसके बारे में उक्ति गर्भ को ज्ञान दिया, उसने उसको विस्तार से बताया, फिर उसने उसका प्रचार किया उक्ति गर्भ ने। रीति निर्णयम सुवर्णनाभ, सुवर्णनाभ के जो आचार्य हुए, उन्होंने रीति निर्णय को प्रचारित किया। फिर अनुप्रासिकम प्रचेता, अनुप्रास जो अलंकार आदि की जो चीज है, अनुप्रासिक जो संपदा है काव्य की, उसका प्रचार प्रचेता नाम के आचार्य के माध्यम से हुआ। यमकम यमः, यम ने यमक को, चित्रांगदः चित्रम, चित्रांगद ने चित्र काव्य के बारे में, शब्दश्लेषम शेषः, शेष ने शब्दश्लेष को लिया, उसका प्रचार किया। वास्तवम पुलस्त्यः, पुलस्त्य ने वस्तु को अर्थात वास्तव को। औपम्यमौपकायनः, उपमा संबंधी जो विद्या थी उसको औपकायन ने। अतिशयम पराशरः, अतिशय आदि के संदर्भ में, अतिशयोक्ति आदि के विषय में पराशर ने। अर्थश्लेषः, अर्थश्लेष के बारे में उतथ्य ने। उभयालंकारिकम कुबेरः, उभयालंकार शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनके बारे में कुबेर ने। वैनोदिकम कामदेवः, जो क्रीड़ा है विनोद है उसके बारे में कामदेव ने। रूपक निरूपणीयम भरतः, रूपक निरूपण का जो प्रसंग है, नाटक आदि है, नाट्य विद्या, उसका प्रचार किया भरत ने। रसाधिकारिकम नंदिकेश्वरः, नंदिकेश्वर ने रस का। दोषाधिकरणम धिषणः, धिषण आचार्य धिषण बृहस्पति के लिए भी आता है, तो दोष के बारे में। गुणोपादानिक उपमन्यु, उपमन्यु ने गुण के उपादान के बारे में। औपनिषदिकम कुचुमारः इति, और औपनिषदिक विद्या के बारे में कुचुमार ने। अब यहां अनेक आचार्यों के नाम ऐसे आए जो साहित्य जगत में, काव्य शास्त्रीय जगत में अपरिचित से हैं, लेकिन कुछ नाम हैं जिनके उल्लेख मिलते हैं, जैसे नंदिकेश्वर, भरत तो प्रसिद्ध ही हैं, कुचुमार, इन लोगों के उल्लेख भी थोड़े थोड़े मिलते हैं। कामशास्त्र आदि में भी कुचुमार का उल्लेख आता है। तो इस प्रकार से ये उल्लेख पाए जाते हैं। लेकिन अनेक ऐसे नाम हैं जो दूसरे रूप में लिए जाते हैं, एक आचार्य परंपरा में नहीं माना जाता। तो अगर केवल कल्पना हम मान लें तो यह भी मानना उचित नहीं है, क्योंकि कोरी कल्पना नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर कोरी कल्पना होती तो जो प्रशस्त आचार्य हैं
उन प्रशस्त आचार्यों के नाम भी बीच में नहीं आते। इसका मतलब है कि इनकी खोज थी, इन्होंने कुछ ऐसा ढूंढा था, इन्होंने परंपरा को जोड़ने के लिए बहुत सारी जो टूटी हुई कड़ियां थी, उन टूटी हुई कड़ियों को यहां उन्होंने जोड़ा था। तो इस तरीके से ये बात यहां पर आती है कि निश्चित रूप से आचार्य ने, जो एक आचार्य परंपरा विद्या के जो विद्यावान आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों की जो विशेष परंपरा का उल्लेख किया है, वह उल्लेख अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। फिर कहते हैं कि इन सबको जो विद्या दी गई उस सबका प्रचार इन्होंने किया। ततस्ते पृथक पृथक स्वशास्त्राणि विरचयान चक्रुः, कहा कि इन आचार्यों ने उनसे ज्ञान पा करके फिर अलग अलग प्रकार की किताबें लिखी, उन्होंने अलग अलग ग्रंथ रचे। स्वशास्त्राणि विरचयान चक्रुः, उन्होंने अपने अपने अलग अलग शास्त्र रचे। कहा इत्थंकारंच प्रकीर्णत्वात् सा किंचिदुच्चिच्छिदे, कहा कि वे सब अलग अलग हो गए, तो इस वजह से वे सब सुरक्षित नहीं रह पाए, सब अलग अलग चीजें हो गई। अब अलग अलग होने के कारण वो बहुत सारे ग्रंथ हो गए। अब एक स्थान पर वो सारी चीजें मिल नहीं पाई। अब सारी चीजें मिल नहीं पाएंगी तो अलग अलग विद्याओं को जानने के लिए अलग अलग पढ़ना पड़ेगा सबको, और व्यक्ति के जीवन की भी तो एक सीमा है। अब कुछ आचार्यों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथ लिख दिए अपने पूरे पूरे जीवन को लगा करके, और एक व्यक्ति अपने छोटे से एक जीवन काल में कैसे उतने जीवन काल को जिए और कैसे पढ़े, तो यह बड़ी चुनौती है। तो यही सोच करके कहा इतियम प्रयोजकांगवती संक्षिप्य सर्वमर्थ ग्रंथेन अष्टादश प्रकरणी प्रणीता। यही सोच करके कविराज राजशेखर ने इसे 18 अधिकरणों में थोड़ा संक्षेप करके लिखने का प्रयास किया। यह इनका प्रयास है। अब कहा कि तस्या अयम प्रकरणाधिकरण समुद्देशः, और उसका जो प्रकरण है, कैसे कैसे प्रसंग हैं, उसको उन्होंने निर्दिष्ट किया, बताया। कहा कि सबसे पहला है शास्त्र संग्रह, शास्त्र निर्देश, दूसरा है शास्त्र निर्देश, काव्य पुरुषोत्पत्ति, काव्य पुरुषोत्पत्ति, शिष्य प्रतिभे, शिष्य की जो प्रतिभा होती है वो, शिष्य और उनकी जो प्रतिभा दोनों के बारे में, व्युत्पत्ति कविपाकाः, पद वाक्य विवेकः, वाक्य विधयः, काकु प्रकाराः, ये सब उसके जो अलग अलग अध्याय का विभाजन किया, अलग अलग प्रकरणों का विभाजन किया, उन प्रकरणों का विभाजन करके बता रहे। पाठ प्रतिष्ठा, पाठ प्रतिष्ठा ये बहुत अद्भुत चीज है। प्रसंग अभी पिछले दिनों ही आचार्य राधावल्लभ त्रिपाठी जी ने पाठ प्रतिष्ठा पे बहुत सुंदर बात कही थी। काव्य मीमांसा का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह बात कही कि आचार्य कहते हैं कि कविता लिखना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है। मान लो कविता लिखने की कला किसी को आ गई, किसी को कवित्व तो मिल गया, लेकिन अगर उसे कविता पढ़ने की कला नहीं आई तो समझो कि वाग्देवी सरस्वती की पूरी कृपा नहीं है। कविता को हृदय से, अपने भीतर से निकाल करके दूसरे के हृदय तक पहुंचा देना, यह तो पाठ की कला है। कि अक्सर देखते होंगे कि किसी की कविता बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, अपनी ही कविता को अच्छी तरह से पहुंचा नहीं पाते। कविता अच्छी होती है, लेकिन कोई कवि ऐसा होता है कि अच्छा लिखता भी है और उन पर वाग्देवी सरस्वती की अच्छी कृपा है, तो वह उतनी ही अच्छाई के साथ अपनी कविता को दूसरों तक पहुंचा भी देता है। तो यह भगवती सरस्वती के प्रसन्न होने पर यह पाठ की कला आती है। तो यह प्रसंग बहुत अच्छा है। पाठ प्रतिष्ठा भी अपने आप में विलक्षण है। काव्यार्थ योनयः अर्थानुशासनम कविचर्या राजचर्या शब्दार्थ हरणोपायाः कवि विशेषः कवि समयः देश काल विभागः भुवन कोशः। इस प्रकार से ये 18 प्रकरण जो हैं, इति कवि रहस्यम प्रथमम अधिकरणम इत्यादि। तो इस प्रथम अधिकरण में ये जो कवि रहस्य है इसकी बात की गई है। इस प्रथम अधिकरण में ये 18 के 18 प्रकरण हैं। तो इन सब पर चर्चा आगे करेंगे। ये बात
यहाँ कही गई है। तो इन चीजों को लेकर के, इन तथ्यों को उजागर करने के लिए कविराज आगे बढ़ेंगे। कहा इति सूत्राण्यर्थतेषाम नहीं, इति सूत्राण्यथैतेषाम व्याख्या भाष्यम भविष्यति समास व्यास विन्यासः सैष शिष्य हिताय। कहा कि ये जो सूत्र रूप में जो बताया गया है, इसको व्याख्या और भाष्य के रूप में आगे समझाएंगे। ये जो 18 अधिकरणों में जो बातें कही गई हैं, इसको हम व्याख्या करते हुए, इसका भाष्य लिखते हुए आगे बताएंगे। कविराज इस बात को कहते हैं। समास व्यास विन्यास, कहा कि कहीं समास शैली होगी अर्थात संक्षेप करके, कहीं विन्यास शैली होगी, कहीं उसको विस्तार करके समझाएंगे। जहां जैसी जरूरत है उस तरीके से समझाएंगे, ऐसा कहते हैं। क्यों? कहा शिष्य हिताय, शिष्यों का हित हो, शिष्य इस बात को जान सकें, वह समझ सके कि यह किस लिए उपयोगी है, क्यों इन्हें जानना चाहिए, तो उनके हित को, जो हमारे शिष्य हैं, वो उनका भला हो सके, इसलिए उसको उस रूप में समझाएंगे। चित्रोदाहरणैर्गुर्वी ग्रंथेन तो लघीयसी। अब देखो कितनी अच्छी बात कहा इन्होंने, कितनी अच्छी बात कही कि इयम नह काव्य मीमांसा काव्य व्युत्पत्ति कारणम। ये चित्र, उदाहरण, इस सबसे जो विशाल है ये सारा का सारा वाङ्मय, उसको हम एक छोटी सी काव्य मीमांसा में कैसे कहेंगे? अर्थात हर जगह हम विस्तार नहीं कर सकते, यह कहने का आशय है। इस काव्य मीमांसा में जहां आवश्यकता होगी वहीं हम उसका विस्तार करेंगे, जहां आवश्यकता नहीं होगी वहां हम केवल संकेत मात्र करते हुए चलेंगे। यह आचार्य कहते हैं। इयम सा काव्य मीमांसा, मीमांसा यत्र वाग्लवे, जो शब्दार्थ है, वाणी है, वागर्थ है, उसकी मीमांसा की जाएगी। यहां इसका पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक अन्वेषण किया जाएगा, उसके बारे में हम उसके रहस्य को खोलेंगे। वाग्लवम न स जानाति न विजानाति अस्तिमाम। कहा कि यदि कोई वाग्लव को, वागर्थ को नहीं जानता है तो वह काव्य मीमांसा को नहीं जान सकता, क्योंकि काव्य क्या है? वागर्थ का ही तो स्वरूप है। तो वागर्थ को जाने बगैर, शब्दार्थ को जाने बगैर कोई काव्य के रहस्य को नहीं जान सकता। इसीलिए हम उसके रहस्य को यहाँ बताएंगे, वागर्थ को समझाएंगे, ताकि वो काव्य के रहस्य को जान सके, समझ सके। इस बात को कहते हुए आगे बढ़ते हैं और तब कहते हैं कि यायावरीयः संक्षिप्य मुनीनाम मत विस्तरम व्याकरोत काव्य मीमांसाम कविभ्यो राजशेखरः। ये जो यायावर कवि, यहाँ यायावरीय आयन कि यायावरीय राजशेखरः, अर्थात यायावर जो राजशेखर हैं, या तो यायावर वंश के राजशेखर या यायावर स्वभाव वाले राजशेखर। तो ये क्या करते हैं कि मुनि नाम मत विस्तरम संक्षिप्य, जो पूर्व आचार्य हुए हैं, पूर्व मुनि हुए हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उनके मत का जो विस्तृत मत था उनको संक्षेप करके, संक्षिप्य व्याकरोत काव्य मीमांसाम, काव्य मीमांसाम व्याकरोत, उन्होंने काव्य मीमांसा को बनाया है, उसकी रचना की है। कहा क्यों, किसके लिए? तो कहा कविभ्यो, कवियों के लिए बनाया, क्योंकि जो कवि हैं वो जान सकें कि कैसी कविता लिखे, कवि होता क्या है, काव्य क्या होता है, किस किस प्रकार की कविता होती है, कैसे कैसे रचना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, उन सारी बातों को समझाते हुए, बताते हुए यह ग्रंथ रचा गया है उन कवियों के लिए। इसलिए हर कवि को काव्य मीमांसा का पारायण अवश्य करना चाहिए, उसका तत्वबोध लेना चाहिए, उसे समझना चाहिए यह काव्य मीमांसा है क्या, यह कहती क्या है। तो इस प्रकार से इति कविवर राजशेखर कृतौ काव्य मीमांसायाम कवि रहस्य प्रथमेधिकरणे प्रथमोध्यायः शास्त्र संग्रह। तो कहा कि कवि रहस्य नाम का जो यह प्रथम अधिकरण है, उसमें प्रथम अध्याय के रूप में यह शास्त्र संग्रह नाम का अध्याय पूर्ण होता है, कविराज राजशेखर कृत। तो इस प्रकार से यह काव्य मीमांसा का जो प्रथम अध्याय है शास्त्र संग्रह वाला, यह अभी पूर्ण होता है और आज की कक्षा इसी अध्याय के साथ पूर्ण की जाती है। आज इतने पर ही रोकते हैं।
फिर आगे की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।